Hello friends, this is Dr. Karbari Balchandra and you all are welcome in Beconomics where we make economic concept easy and logical. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हम लोग समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है अल्फ्रेड मार्शल ने। जैसे हम लोग जानते हैं डिमांड प्राइस को रिस्पॉन्स करता है, लेकिन डिमांड एग्जैक्टली प्राइस को कितना रिस्पॉन्स करेगा, इसके लिए अल्फ्रेड मार्शल ने ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो उन्होंने डेफिनेशन में इस तरह से बताया है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन अ मार्केट इज अ ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ डिमांडेड इंक्रीजेस मच और लिटिल फॉर गिवन fall in price and diminishes much or little for given rise in price. So in short, अल्फ्रेड मार्शल ने ग्रेट और स्मॉल में वो वही चीज आइडेंटिफाई करे कि डिमांड एग्जैक्टली कितना रिस्पॉन्स करेगा। एक तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स हो सकता है या छोटा रिस्पॉन्स हो सकता है। तो उस रिस्पॉन्स को हम लोग दूसरे डेफिनेशन में इस तरह से बता सकते हैं, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन द डिमांड फॉर कमोडिटी टू चेंज इन इट्स प्राइस। इट मीन्स डिमांड जो प्राइस को रिस्पॉन्स कर रहा है, उसी रिस्पॉन्स को अल्फ्रेड मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट में एस्टिमेट किया है। और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग परसेंटेज टर्म्स में एस्टिमेट करते हैं, जिसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट करने वाले ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जिसमें सभी फैक्टर्स हम लोग डिटेल में आज हम लोग एनालाइज करेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स में पहला हम लोग देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जिस गुड्स और सर्विसेज को क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं या लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, उस प्रोडक्ट का डिमांड मोर इलास्टिक होता है। और जिस प्रोडक्ट और सर्विस को क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते, उसका डिमांड लेस इलास्टिक होता है। हम लोग एग्जाम्पल के लिए पहले देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक का डिमांड इलास्टिक डिमांड माना गया है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कोक, ये एक प्रोडक्ट है और कोक का प्राइस अगर सपोज उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बढ़ाना है, तो कोक ने अगर प्राइस बढ़ा दिया तो कोक कंज्यूम करने वाले कस्टमर बाकी प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, क्योंकि उनके पास ये सभी बाकी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो कोक का डिमांड कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कोक का डिमांड प्राइस को रिस्पॉन्स कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे मोर इलास्टिक डिमांड, क्योंकि वहां पर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं सॉल्ट का। सॉल्ट एक नेसेसरी प्रोडक्ट है और जिसका हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो सॉल्ट का डिमांड इनइलास्टिक डिमांड माना गया है, क्योंकि सॉल्ट के प्राइस में कितना भी चेंज आए, हम लोग सॉल्ट का कंजम्पशन उतना ही करते हैं जितना हमारी ज़रूरत है। दूसरा फैक्टर है कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन गुड्स और जॉइंट डिमांड। हम लोग कुछ प्रोडक्ट को एक साथ कंज्यूम करते हैं, तो उस प्रोडक्ट में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के डिमांड को इनइलास्टिक माना गया है, क्योंकि वो प्राइस को रिस्पॉन्स नहीं करते। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, और जब हम लोग मोबाइल फ़ोन परचेस करते हैं तो मोबाइल फ़ोन के साथ हम लोग को कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसा हेडफोन हो गया, मोबाइल कवर हो गया या स्क्रीन गार्ड्स हो गए। अभी ये जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है, इस कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स का प्राइस हम लोग कभी एस्टिमेट नहीं करते या कभी बार्गेनिंग नहीं करते, क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है हमारे मेन प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के प्राइस कभी भी डिमांड में चेंज नहीं ला सकते। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड प्राइस को इनइलास्टिक माना गया है। नेक्स्ट फैक्टर है अर्जेंसी ऑफ नीड। हमारी डिमांड कितनी अर्जेंट है, इसके ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू डिपेंड होता है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा अर्जेंट है तो डिमांड इलास्टिक होगी, और अगर डिमांड हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं तो डिमांड इलास्टिक होगी। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। सपोज हम लोग को मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, और मेडिकल ट्रीटमेंट ये बहुत अर्जेंट होता है हमारे लाइफ में, तो मेडिकल ट्रीटमेंट का प्राइस कितना भी ज़्यादा होने दो, हम लोग डिमांड कभी भी पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का डिमांड माना जाएगा इनइलास्टिक डिमांड। वहीं पर अगर ऐसा हमारा कोई डिमांड है कि जिसको हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं, सपोज परचेस ऑफ कोला, तो इसका डिमांड इलास्टिक माना गया है, क्योंकि कोला परचेस करना हमारा कोई इमरजेंसी या कोई अर्जेंसी नहीं होता। अगर कोला का प्राइस बढ़ गया है तो उस डिमांड को हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं, उसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस मामले में परचेस ऑफ कोला के बारे में डिमांड पूरा रिस्पॉन्स करता है, तो इसके लिए इसको बोला गया है इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट फैक्टर है ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स को रेफर किया जाता है, जो गुड्स हम लोग लॉन्ग पीरियड तक स्टोर कर सकते हैं उसको बोला जाता है ड्यूरेबल गुड्स, और जो गुड्स को हम लोग लॉन्ग पीरियड तक स्टोर नहीं कर सकते उसको बोला जाता है पेरिशेबल प्रोडक्ट।
तो अगर एग्जाम्पल में हम लोग सबसे पहले देखते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है जिनका डिमांड इलास्टिक डिमांड है। अभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का डिमांड इलास्टिक है क्योंकि उसको लॉन्ग पीरियड तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के प्राइस में या ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के प्राइस में अगर थोड़ा बहुत चेंज आता है तो कस्टमर का डिमांड इमीडिएटली चेंज होता है। तो इसका मतलब ड्यूरेबल गुड्स का डिमांड प्राइस को रिस्पॉन्स करता है, तो इसके लिए ड्यूरेबल गुड्स का डिमांड इलास्टिक डिमांड माना गया है। वहीं पर पेरिशेबल गुड्स का डिमांड इनइलास्टिक डिमांड माना गया है। तो पेरिशेबल गुड्स जैसा मिल्क, एग्स, मीट, फिश, वेजिटेबल्स, ये सब आपकी पेरिशेबल गुड्स है। अभी ये पेरिशेबल गुड्स हम लोग घर में ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते, तो मार्केट में ये कितना भी सस्ता हो जाए हम लोग पेरिशेबल गुड्स उतना ही लेके आते हैं जितना हमारी ज़रूरत है। तो इसका मतलब पेरिशेबल गुड्स प्राइस चेंज को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता, इसके लिए पेरिशेबल गुड्स का डिमांड इनइलास्टिक होता है। सो ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स डिफाइन करता है प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट फैक्टर है नंबर ऑफ यूजेस। प्रोडक्ट का यूज़ हम लोग मल्टीपल टाइम्स या सिंगल टाइम करते हैं और इसी नंबर ऑफ यूजेस के ऊपर डिपेंड होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर हम लोग पहले एग्जाम्पल लेते हैं मल्टीपल यूज़ वाले प्रोडक्ट का, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम लोग अलग अलग जगह पे करते हैं। सो सपोज इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स अगर कम हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ज़्यादा करेंगे, हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ मल्टीपल यूज़ है तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड माना जाएगा इलास्टिक डिमांड। वहीं पर सिंगल यूज़ प्रोडक्ट में हम लोग एग्जाम्पल लेंगे थर्माकोल प्लेट्स का। थर्माकोल प्लेट्स का डिमांड इनइलास्टिक डिमांड माना गया है क्योंकि थर्माकोल प्लेट्स एक बार यूज़ करेंगे तो वापस उसका रीयूज़ नहीं कर सकते या फिर किसी दूसरे यूज़ में उसको नहीं ला सकते। तो ऐसे प्रोडक्ट्स के प्राइस में अगर बहुत ज़्यादा चेंज भी होता है तो डिमांड ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता, तो इसके लिए सिंगल यूज़ वाले प्रोडक्ट्स का डिमांड इनइलास्टिक डिमांड माना जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन। यहाँ पर हम लोग दो पार्ट्स है, एक तो है इनकम ऑफ कंज्यूमर और दूसरा है हमारे इनकम का प्रपोर्शन जो हम लोग कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। तो पहला पार्ट हम लोग देखते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो जैसे दो तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, एक तो हाई इनकम कंज्यूमर, दूसरे लो इनकम कंज्यूमर। तो जिनका इनकम ज़्यादा है वो प्राइस सेंसिटिव नहीं होते, प्राइस में कितना भी चेंज होने दो ऐसे कस्टमर्स अपने डिमांड में कोई चेंज नहीं लाते, तो ऐसे कस्टमर का डिमांड इनइलास्टिक माना जाता है। वहीं पर लो इनकम कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव होते हैं, प्राइस में अगर थोड़ा बहुत चेंज आता है तो लो इनकम कंज्यूमर उनके डिमांड में इमीडिएटली चेंज करते हैं। इसका मतलब लो इनकम कंज्यूमर का डिमांड रिस्पॉन्स करता है, तो इसके लिए उनका डिमांड इलास्टिक डिमांड माना जाता है। वहीं पर दूसरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन। तो अब हमारे इनकम का एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन कुछ प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा करते हैं, जैसे टीवी, कार, क्लोथ्स। ऐसे प्रोडक्ट्स का डिमांड इलास्टिक होता है क्योंकि हमारा जितना इनकम है उससे ज़्यादा खर्चा हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर करते हैं। तो वहीं पर दूसरा जो पार्ट है वो है लो प्रपोर्शन ऑफ इनकम। हमारी लाइफ में ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग हमारे इनकम का एक छोटा प्रपोर्शन स्पेंड करते हैं। वो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सोप, मैच बॉक्स एट्सेट्रा। तो इनका डिमांड इलास्टिक डिमांड होता है क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स के प्राइस में अगर चेंज भी आएगा तो हम लोग ज़्यादा डिमांड में चेंज बिल्कुल नहीं करते। तो इसके लिए जिन प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग हमारे इनकम का छोटा प्रपोर्शन स्पेंड कर रहे हैं उनका डिमांड इनइलास्टिक डिमांड माना जाता है। फैक्टर है नेचर ऑफ कमोडिटी। प्रोडक्ट का नेचर एक तो लग्जरियस हो सकता है या नेसेसरी हो सकता है, उस नेचर के ऊपर डिपेंड है उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जैसे पहले हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं लग्जरियस गुड्स एंड सर्विसेज। अभी हमारे लाइफ में ऐसे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो हम लोग स्टेटस सिंबल के लिए यूज़ करते हैं, जो प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं जैसे गोल्ड, वॉच या और सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जिनको हम लोग एज ए स्टेटस सिंबल यूज़ करते हैं, जो लग्जरियस कंजम्पशंस में आते हैं। तो ऐसे लग्जरियस गुड्स का डिमांड इलास्टिक डिमांड होता है क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स के प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट्स का डिमांड बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि ये लग्जरियस गुड्स है। तो लग्जरियस गुड्स का डिमांड इलास्टिक डिमांड है। वहीं पर जो नेसेसरी गुड्स है, नेसेसरी गुड्स का डिमांड इनइलास्टिक माना गया है। तो
राइस, व्हीट, पल्सेस, ये सब हमारे लाइफ में नेसेसरी प्रोडक्ट्स है। तो ऐसे नेसेसरी प्रोडक्ट्स के प्राइस में कितना भी चेंज आने दो, हमारा डिमांड उसको रिस्पॉन्स नहीं करता। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड, क्योंकि नेसेसरी गुड्स का कंजम्पशन हमें हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो प्राइस चेंज को नेसेसरी गुड्स का डिमांड रिस्पॉन्स नहीं करता। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस बिकेनॉमिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।